वेलकम। आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सीलरेशन। हम लोगों ने लास्ट टाइम वेलोसिटी और स्पीड डिस्प्लेसमेंट सब देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वो एक्सीलरेटेड कही जाती है। इफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सच दैट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then the body is said to be in acceleration or it is said to be accelerated. तो टाइम के हिसाब से कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration. मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है और उसने अपना मोशन ओ से स्टार्ट किया और ओ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है u और टाइम आप ले लीजिए टाइम t इज इक्वल टू t1। हम ये नहीं कह रहे कि जीरो से टाइम काउंट कर रहे हैं। मान लीजिए 5 सेकंड से या 6 सेकंड से हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना, और इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v और टाइम हो जाता है t2। क्योंकि बॉडी अगर लगातार मोशन में है तो हम ये नहीं कह सकते हम टाइम जीरो से स्टार्ट करें, वेलोसिटी जीरो स्टार्ट करें। तो वेलोसिटी u और वेलोसिटी v, दो पॉइंट्स के बीच में, ऐसे टाइम t1 और t2। तो if at 2 points velocities of a moving body are u and v at time t1 and t2, then the acceleration of the body denoted by a अच्छा, अब ये जो a है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्सीलरेशन के लिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको एरो बनाइए, और क्योंकि u और v ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिनोटेड बाय a इज गिवन बाय a। इसको हम कहेंगे v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। आप इसको v1 v2 भी ले सकते हैं, v और u ले सकते हैं, t1 t2 टाइम के लिए हो ही जाएगा। तो दिस इज एक्सीलरेशन। और इसी को अगर मैं कहूं मैं टाइम को छोटा कर रहा हूं, टाइम को बहुत छोटा कर रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस, इफ टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1, इसको हम ले रहे हैं डेल्टा t, एंड वेलोसिटी डिफरेंस इसको हम ले रहे हैं डेल्टा v, v माइनस यू को हम ले रहे हैं डेल्टा v। देन एक्सीलरेशन a विल बी रिटन एज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और अगर ये डेल्टा t बहुत छोटा हो जाए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इफ डेल्टा t इज infinitesimally small, that is delta t tends to 0,
देन एक्सेलरेशन ए, इसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विल बी गिवन बाय डीवी अपॉन dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। जरा इसे कॉपी कीजिए, मुझे देंगे। ये कवर कर लिया आप लोगों ने, dv अपॉन dt। तो यहां पर जो dv अपॉन dt है, अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपको वेलोसिटी और टाइम में कोई रिलेशन दे रखा हो, जैसे हमने रिलेशन देखे थे y और x में, dy अपॉन dx निकाला था हमने, d बाई dx निकाला था, वैसे ही हम वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करके और एक्सीलरेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो dv अपॉन dt है, इसके लिए देखिए, जैसे एक्सीलरेशन a लिखा मैंने, dv अपॉन dt। अब जैसे बहुत यूज टू हम हो जाते हैं तो फिर एक्सीलरेशन को बार नहीं लगाते हैं, क्योंकि जैसे बार हम लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए, कई बार हम इस चीज को इग्नोर भी कर देते हैं। तो आप चाहें तो लगाइए, आपकी इच्छा है। dv अपॉन dt को तो मैं लिख रहा हूं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। s जो है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वेयर ds इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। वही टाइम इंटरवल जो पीछे हम बात कर रहे थे, उसी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ये। तो dv अपॉन ds, ds अपॉन dt कर सकते हैं। देखो आप ds से ds को अगर आप क्रॉस करना चाहो तो प्रोपोर्शनेटली ये इक्वल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रोपोर्शन नहीं है बेटा। ds अपॉन dt, dv अपॉन ds ऐसा नहीं है कि अपॉन करके हम बोल रहे तो अपॉन है, ये अपॉन नहीं है, ये एक फंक्शन है जो d बाई ds के रूप में चलता है। d बाई ds, d बाई dt, तो जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे d बाई dt ऑफ s, d बाई dt ऑफ v या d बाई ds ऑफ v, तो ये एक फंक्शन है, इसको प्रोपोर्शनेट फॉर्म में नहीं देखेंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ds से ds को काट दिया तो ये dv अपॉन dt बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये होता है इसके बराबर, ये हम जो है आगे प्रूव कर सकते हैं। आगे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब इन सब चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, 12th क्लास में वो सब आएगा। अच्छा, ds अपॉन dt, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, ds अपॉन dt, ये ध्यान हो हमने लास्ट टाइम v लिखा हुआ है, dv अपॉन ds इंटू v हमने इसको लिखा हुआ है, dv अपॉन ds इंटू v। तो यहां पे लिख सकते हैं जो v है हमारा, v दिस इज ds अपॉन dt। तो अब आप इसको ध्यान रख सकते हैं, एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds। ऑल्सो अगर आपका a dv अपॉन dt था तो मैं इसको d बाई dt ऑफ, अभी v के लिए क्या बताया मैंने, v को हम कह सकते हैं ds बाई dt, ds बाई dt। तो v को मैंने ds बाई dt लिख दिया, समझ लीजिए v को मैंने ds बाई dt लिखा है। चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेते हैं, मैंने v को लिखा है ds बाई dt, तो d बाई dt ऑफ ds बाई dt कुछ ऐसा समझ सकते हैं। ख्याल है, समझ में आ रही है बात, d बाई dt ऑफ ds बाई dt। तो ये बन गया d2s बाई dt2, माइंड इट। इसको मैंने d2s कहा है, ds2 नहीं कहा। देखो दो d आ रहे हैं ना, तो d2, dt दो हो गए तो dt स्क्वायर कर दिया नीचे। इसका लिखने का तरीका है, ये एक्चुअली में दूसरा डेरिवेटिव है। तो यहां पर अब आपको याद रखना है, एक्सीलरेशन को हम तीन फॉर्मूलों से याद रखेंगे। एक तो है हमारा एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, पहला।
दूसरा आपका आया वी डीवी अपॉन डीएस, और तीसरा d2s अपॉन dt2। ये तीन फॉर्मूलों के रूप में आपको एक्सेलरेशन को याद रखना है, तीन फॉर्मेट में है। जब सवाल आएंगे तो मैं तीनों का दिखाऊंगा, तीनों का अलग अलग क्या यूज होता है। तीनों अलग तरह इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आपको s और t में रिलेशन दे रखा है तो आप इससे निकालोगे एक्सेलरेशन। अगर आपको v और s का रिलेशन मालूम है तो इससे निकालोगे। अगर आपको v और t का रिलेशन मालूम है तो एक्सेलरेशन इससे निकलेगा। इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे, जो सवाल आएंगे तो हम इसको अप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है जी। और अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिंग टू मोशन। रिलेटिंग टू मोशन। अब इसमें ग्राफ्स की जरूरत क्या है? देखो, पहली बात तो ये ग्राफ आपको एकदम से कोई बहुत एक्यूरेट नॉलेज नहीं देते हैं। जितना आप हाथ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ग्राफ का उतना एक्यूरेसी नहीं होता है। क्योंकि प्लॉटिंग में ही आप गलती कर सकते हैं, या सही भी सब प्लॉट कर रहे हैं तब भी आपकी जो पेन की मोटाई है वो धोखा दे सकती है, ग्राफ का साइज धोखा दे सकता है। तो खैर, इसमें बहुत सारी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकती हैं। एक बड़े व्यू में अगर हम देखना चाहें तो चीजें बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत सारी जानकारी एक जरा सी जगह में दे देता है। वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है ये पता लगाना, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता लगाना, आपका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट जो निकल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो की तरफ तो नहीं जा रहा, मतलब घट तो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी समझी जा सकती हैं। पहले मैं आपको दो कोई भी क्वांटिटीज हैं, एक जनरल व्यू समझ लीजिए, किसी भी ग्राफ के लिए है ये जनरल व्यू। अब जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी हमारे पास एक्स एक्सिस पर और दूसरी क्वांटिटी वाई एक्सिस पर मैंने ली। ग्राफ का मतलब ही ये है कि आप उसे एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं हम, 2D प्लेन भी कहते हैं, ऐसे 2 डायमेंशन का प्लेन है ये हमारा। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, ये सब आप लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ। और जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलती हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को जहां पर दोनों एक्सिस मीट करती हैं। तो ओरिजिन इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ एक्सिस, और इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट के रूप में हमेशा एक ही जगह रहेगा। अब मान लीजिए कोई भी मेरे को डाटा दिया हुआ है कि x के लिए y की वैल्यू इतनी है, इतना अगर x हो तो y इतना हो जाएगा, इतना x हो तो y इतना हो जाएगा। 4-5 मेरे पास टेबुलेटेड वैल्यू हैं, ये ज्यादा वैल्यूज हैं, और उनको प्लॉट करके मैंने जगह जगह अलग अलग पॉइंट मुझे मिलते जा रहे हैं। तो इन पॉइंट को अगर मैं मिलाता चला जाऊं तो मुझे जो फिगर मिलती है उसी को मैं ग्राफ कहता हूं, x और y की डिफरेंट वैल्यूज। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक रिलेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज डालते जाइए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई x को आपने डाला 0, y इज इक्वल टू यहां मिल गया, x इक्वल टू 1 डाला, y इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 यहां पर 1 और 3 यहां पर, फिर उसके बाद x इक्वल टू 2 डाला तो y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 डाला y इक्वल टू 4, तो यहां अब ये 3 पॉइंट आप मिला दो तो आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो एक
ऐसे कर्व को डिनोट कर रहा है जो इससे रिप्रेजेंट होगा, इस लाइन की क्वेश्चन, ये लाइन की क्वेश्चन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कि कोई भी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल सिंगल पावर में आते हैं वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। वो सब हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये समझ लीजिए, इसको हमें प्लॉट करना है, तो प्लॉट करके जो वैल्यूज आएंगी उनको मिलाने से जो एक कहना चाहिए आकृति बनती है, जो एक इमेज बनती है, उसको हम कहते हैं वो ग्राफ है। तो ग्राफ जो है प्लॉटिंग है कुछ दी हुई वैल्यूज का, कुछ दी हुई वैल्यूज का एक प्लॉटिंग है। तो अब ये जो प्लॉटिंग आपके पास आई, अगर ये प्लॉटिंग कुछ इस तरह की, जरा ध्यान से देखना, ये प्लॉटिंग मैंने बनाई तो एक लाइन के रूप में मिली मुझे जो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। तो इसमें एक चीज आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। कैसे? जैसे आपने कहा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू यहां मिलेगी, y इधर है x इधर है, आपने x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू इधर मिलेगी, आपने कहा x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू यहां मिलेगी ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में इस ग्राफ पर x के साथ साथ y इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी हम कहेंगे ग्राफ ऊपर को जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। ये वाली जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज कर जाएगी, इधर वाली क्वांटिटी हम इंक्रीज करती हुई रखते हैं, और इधर वाली जो क्वांटिटी है ये अगर बढ़ रही है तो ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लाइन अगर आपकी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं, और लाइन ऊपर की तरफ राइज कर रही है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ की पहचान है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ। अक्सर जो है मिस कर जाते हैं बच्चे कि भाई यहां पर जो है इंक्रीजिंग ग्राफ की पहचान है। अगर मान लीजिए ग्राफ आपका इधर से इधर आ रहा है, आ तो वाई एक्स की तरफ ही रहा है, लेकिन वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, उसका डाउनवर्ड फॉल है, कुछ ऐसा ग्राफ आया, तो ये डाउनवर्ड यानी वाई की वैल्यू घटेगी। देखो एक्स की वैल्यू अभी भी बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू यहां पर, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू यहां पर, अब नीचे आ रही है वैल्यू वाई की, वाई की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसे में जब वाई की वैल्यू कम होती जाएगी तो हम इसे कहेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ है ये। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है तो बढ़ता हुआ, ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है तो घटता हुआ। और सोचो अगर कोई लाइन पैरेलल चली जाए वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, ऐसे जा रही है, जैसे मैंने पर्पल लाइन बनाई है ये, अगर लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है तो इसमें y कांस्टेंट हो गया। आप x कितना भी बढ़ाते जाओ आपको y की वैल्यू सेम मिलने वाली है, तो ये हम कहते हैं कांस्टेंट ग्राफ। तो अपनी इन सब बातों को हम यूज करते हुए हम अपने अलग अलग ग्राफ को अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ले रहा हूं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एक तरफ हमें टाइम लेना है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लेना है। कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई जाएंगी, एक तरफ टाइम और एक तरफ आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो, बिल्कुल अभी आएंगे उस पर, ये ग्राफ हमें वेलोसिटी ही प्रोवाइड करेगा। देखो टाइम जो लेंगे आप हमेशा उसे लेंगे एक्स एक्सिस पर, और अब हम इसको एक्स एक्सिस नहीं बुलाएंगे, इसको कहेंगे टी एक्सिस। का नाम रखा जाएगा टी एक्सिस। और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इधर, तो इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, एस एक्सिस, तो यहां डिस्प्लेसमेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है इस वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। और अब मान लीजिए मैंने कोई ग्राफ बनाया आपके पास, लेट इट बी दिस वन, तो ये इंक्रीज करता हुआ ग्राफ बनाया मैंने, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
तो जब भी आप टाइम के साथ किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं तो टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा। टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी घटता नहीं है। टाइम घटने जैसी कोई बात हम सोच भी नहीं सकते। सोच तो खैर कुछ भी लो, देखो सिद्ध नहीं कर सकते उसे, ऐसा होता भी नहीं है। टाइम कभी घटता नहीं है, टाइम में पीछे नहीं जाया जा सकता। बहुत सारी मूवीज बनी है टाइम में पीछे जाने वाली, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। तो यहां पर हम बात करें टाइम की, तो टाइम हमेशा इंक्रीज करेगा। तो टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, तो वो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने बढ़ता हुआ ग्राफ बनाया है। तो अब बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ। मान लीजिए मैं 2 इंस्टेंट लेता हूं इसमें, एक मैंने ले लिया T1 और एक ले लिया T2, और इनके रेस्पेक्टिव यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इधर, ये डिस्प्लेसमेंट्स आप ले लीजिए S1 और ये S2, S1 और S2 डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहां पर आप देखिए, इसको मैं नाम देता हूं फिगर को O, A, B, C, D, E। तो यहां पर आप देखिए, जब आप बात करें B से लेकर C तक के डिस्टेंस की, तो B से लेकर C तक का डिस्टेंस वो आपका हो गया है इस समय कोऑर्डिनेट वैल्यू हिसाब से S1। ये देखो, ये S1 है यहां से यहां तक, ये S2 है यहां से यहां तक, और सिमिलरली ये T1 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये T2 है। तो अगर मैं कहूं CD हो गया मेरा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, और जो EC है ये हो गया है मेरा T2 माइनस T1। और हम जानते हैं वेलोसिटी, we know that the velocity v of an object is given by v is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1. Agree? v is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1। यहां पर S1 S2 दो पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये मैं बात करूं, पॉइंट उसे पार्टिकल स्टार्ट किया, A और B पॉइंट पर है। A पॉइंट पर डिस्टेंस इसने S1 चल चुका है, अगर B पॉइंट पहुंचता है तो S2 डिस्टेंस चल चुका है, अगर यहां तक पहुंचा है तो टाइम T1 लिया है इसने, और S2 चलने के लिए टाइम T2 लिया है। तो मैं चाहता हूं कि A से B तक इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे प्राप्त की जाए। तो मैं कहूंगा भाई A से B की जो वेलोसिटी है इसकी S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 से आप निकाल दीजिए। तो इसी को हम कह देते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T अभी और एक सेकंड के बाद लिखते हैं इसे। अभी आप जरा इसको फिगर में देखना, फिगर में ये आपकी CD अपॉन CE के बराबर है। CD बाई CE के बराबर है, CD अपॉन CE। देखो CD आपका S2 माइनस S1 और CE T2 माइनस T1। ठीक है, और अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, ध्यान से देखना जरा, ये एंगल मैं थीटा मान रहा हूं, इसको चाहो तो अलग कलर से दिखा देता हूं मैं, ये एंगल मैं दिखा रहा हूं थीटा। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो मुझे बताइए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ECD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ECD, tan थीटा की वैल्यू बताइए मेरे को। tan थीटा परपेंडिकुलर, यस, CD अपॉन CE, CD अपॉन CE,
और अब मैं बहुत जबरदस्त बात कहने जा रहा हूं, इसी टेन थीटा को हम आगे से अब कहेंगे स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये आया आपका सी डी अपॉन सी। अगर ये बात पकड़ बना रही हो, दोबारा देखना इस लेक्चर को, फिर समझा रहा हूं। स्लोप जो है टेन थीटा से डिनोट होगा, आगे तक ध्यान रखना, चाहे मैथ्स चाहे फिजिक्स चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, टेन थीटा हमेशा उस लाइन का स्लोप डिनोट करेगा जिसका परपेंडिकुलर हाइपोट और बेस आपके पास है एट एंगल ट्रायंगल से। और आप देख सकते हैं ये थीटा सब जगह सेम है, तो इसका जो स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। ढाल है ना, जैसे आप फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं तो उसका ढाल कैसा है, तो उसका टेन थीटा कैसा है, उसका अनुपात कैसा है, उसका रेशो कैसा है परपेंडिकुलर का बेस से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसका कैसे चेंज हो रहा है, वो चीज है हमारे पास। तो सी डी अपॉन सी से वो स्लोप पता चलता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज सी डी अपॉन डी। और सी डी अपॉन डी क्या है हमारा, वेलोसिटी। देख लीजिए, सी डी अपॉन डी वेलोसिटी है। तो इसका मतलब अब आपको अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो आप स्लोप से निकाल देना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ मालूम है, then you can find velocity just by taking the slope of the graph. Therefore, slope of the graph of the ST graph, displacement time graph, always provides the velocity of the object. Now this is very interesting, आपको स्लोप से ही वेलोसिटी मिल जाएगी। और एक और बड़ी खूबसूरत बात आप ग्राफ में देखें, हमने ग्राफ बनाया टाइम और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन ये जानकारी मिल रही है हमें वेलोसिटी के बारे में, एक थर्ड क्वांटिटी के बारे में जो यहां पे है भी नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देखिए कि ये तो हमें पता चल रहा है टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमें साथ साथ ये पता चल रहा है वेलोसिटी मिल रही है। वी कैन टेल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद में और देखिए, अब इसमें कुछ इसके कह लीजिए कुछ टाइप्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। रिमार्क्स नंबर 1, अगर मान लीजिए ग्राफ मेरे पास कंपैरेटिव है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में हैं। अब आप देखो, अभी हमने देखा स्लोप से हमें वेलोसिटी पता चलती है। क्या आपको यह भी पता है कि टेन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 90 तक बढ़ती हैं। टेन थीटा की टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बढ़ गई, 0 से 1/√3 पॉजिटिव हो गई, बढ़ गई। फिर टेन 45 1 होता है, 1 बड़ा होता है 1/√3 से। फिर टेन 60 √3 और वैल्यू बढ़ गई। और टेन 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। सच ए ह्यूज नंबर जिसका सोच भी नहीं सकते। तो 1090 इन्फिनिटी। और इस बार जब आप मैथ्स पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आपको बताया जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यानी 90 से जो ज्यादा एंगल हो जाता है, तब उस समय 10 की वैल्यूज नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। 10 की वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं, वो सब भी आ जाएगा, अभी यहां पे मैं समझाऊंगा आपको। तो ऐसे में आप देखिए, अगर ग्राफ में थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्लोप बढ़ जाएगा। इधर देखो, एक ग्राफ मैंने बनाया ये, और एक ग्राफ बनाया ये मेरे पास ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू। इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से, ये θ1 और θ1 कह दीजिए, और इसका एंगल है θ2। क्या बता सकते हैं कि θ1 θ2 में कौन सा बड़ा है? θ2 बड़ा है डेफिनेटली। तो θ2 जब बड़ा है, और ये मैं कह रहा हूं ये मेरा टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो आप समझ लीजिए ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है, ये दोनों लाइन वेलोसिटी बता रही हैं।
तो जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो सिंपल, जिसका एंगल ज्यादा है उसकी ही वेलोसिटी ज्यादा है। इफ θ1 एंड θ2 गिव द स्लोप of two objects such that θ1 is less than θ2, then it implies velocity of object 1 is less than the velocity of object 2. तो मेरे को इसमें यही कहना था कि अगर ग्राफ में आपके tan थीटा की या थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो उस समय वेलोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। कभी भी आप देखें ऐसा ही मिलेगा। रिमार्क नंबर 2, अगर हमें हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिलता है, ये हमारा ओरिजिन, अगेन टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है हमारा, ये एसटी ग्राफ है, और हमारे पास जो ग्राफ मिला है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने 1 घंटे बाद देखा तब भी वहीं था पार्टिकल, आपने 4 घंटे बाद देखा तब भी वहीं था पार्टिकल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। 1 घंटे बाद जहां था वहीं 4 घंटे बाद है, यहां टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऐसे नहीं बढ़ रहा। बात समझिए, जैसे किसी को एक पार्क का चक्कर लगाने में मान लीजिए 15 मिनट लगते हैं, और मैं हर बार 15 मिनट बाद चेक कर रहा हूं उसकी पोजीशन, 15 मिनट बाद कहां है, ऐसा उसी गेट के सामने है, फिर आधे घंटे बाद कहां है, अजी उसी गेट के सामने है, फिर 45 मिनट बाद कहां है, फिर उसी गेट के सामने है, तो क्या वो चल ही नहीं रहा? नहीं कह सकते, हमने उसका पूरा मोशन वॉच नहीं करा है, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका डिस्टेंस कितना भी कवर किया हो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो वही है, वहीं का वहीं है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। तो यहां पर रिमार्क 2 में अगर हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाता है तो नो डिस्प्लेसमेंट और नो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, नो वेलोसिटी का मतलब जीरो वेलोसिटी। रिमार्क नंबर 3, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ देख के सॉल्व कर देते हैं। अभी ग्राफ आपको, अभी तो खैर बिल्कुल सिंपल ग्राफ बताए जा रहे हैं, इसके बाद में जब ग्राफों में हम बीच में घुस जाएंगे तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ग्राफ जब भी दिखाई दे उससे मुंह मत मोड़ना, ग्राफ को अच्छे समझने की कोशिश करना, तो ग्राफ से आपकी जो कंसेप्ट है वो हमेशा डार्क से बाहर आता जाएगा, और कॉम्पिटिशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स की स्टडी। इसके बाद आ जाइए आप थर्ड रिमार्क, रिमार्क नंबर 3 में मैं आपको एक ऐसा ग्राफ ले रहा हूं जो डाउनवर्ड आ रहा है, इस तरफ नीचे तरफ आया है हमारा वही एसटी ग्राफ, बट इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में आप जो स्लोप नापते हैं, लेट मी टेल यू, आप हमेशा एंगल ये वाला नापोगे, यानी एक्स एक्सिस स्टार्ट करके और लाइन तक, और एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी हमारी ऐसे चलती है, शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं कैमरे को फेस करके बोल रहा हूं। तो अगर हमारी घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, तो हमेशा नापना इस तरह से है, तो ये थीटा हो गया, और आप देख रहे हैं थीटा ऑप्ट्यूस हो गया है, थीटा ऑप्ट्यूस 90 से ज्यादा हो गया है ना। अगर थीटा ऑप्ट्यूस हो जाए
थीटा इज ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस, तो उस समय टेन थीटा नेगेटिव होता है, प्लीज रिमेंबर टेन थीटा इज नेगेटिव। टेन थीटा इज नेगेटिव। और टेन थीटा नेगेटिव, तो स्लोप जो है हमें हमेशा वेलोसिटी दे रहा है, तो सिंस स्लोप ऑलवेज प्रोवाइड्स द वेलोसिटी इन एसटी ग्राफ, ये भी बड़ा जरूरी बताना कि एसटी ग्राफ में, क्योंकि आगे चल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आने वाला है। इन एसटी ग्राफ therefore slope is negative, that is velocity is negative। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो रही है तो पार्टिकल वापस लौट रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर, दैट इज द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट is returning back towards its original position, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर वो लौट रहा है। तो जब भी आपका ऊपर से नीचे आता हुआ ग्राफ हो, लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं, तो हमेशा आपको रिटर्निंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल रही है, जगह पता चल रही है, कहां पर वो आ चुका है उसे पता चल जाएगा। और वेलोसिटी नेगेटिव होने का यही मतलब है। वेलोसिटी अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब ये पार्टिकल लौट रहा है, ऑब्जेक्ट लौट रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, रिमार्क नंबर 4। अगर मान लीजिए आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा है, पहले चला O से A पॉइंट की तरफ और आप देख रहे हैं वेलोसिटी बढ़ी इसकी, इसके बाद में इसने अपनी वेलोसिटी कम कर दी। जैसे मान लीजिए पहले चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब इसने A पॉइंट पर पहुंचने के बाद डिसाइड किया मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा, तो उसका स्लोप थोड़ा डाउन हो जाएगा। उसका स्लोप देखो आप, ये स्लोप है यहां पर, ये थीटा, और यहां पर थीटा नापोगे तो ऐसे लाइन खींचो हॉरिजॉन्टल, आप समझ रहे हैं? यहां पे चल रहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब चला वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका स्लोप थोड़ा नीचे हो जाएगा, हाल थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसने कहा थोड़ी देर वेट करूंगा मैं, कुछ देर इसने वेट किया तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब उसने कहा मैं घर की तरफ वापस लौटना है मेरे को, तो टाइम बढ़ रहा है। घर की तरफ वापस लौटने पर जो ग्राफ है वो तो आगे ही चलेगा, लेकिन नीचे की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, कभी भी ग्राफ आपका उल्टा लौट के नहीं आने वाला, टाइम कभी भी पीछे नहीं आएगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ग्राफ हमेशा ऐसे जा रहा है, ये एरो कभी भी लौट के आने की तरफ मत बना देना, तब कूड़ा हो जाएगा। और इसके बाद में यहां से मान ली ए बी सी और ये डी, अब इसने अगर अपनी स्पीड बढ़ाई तो और ज्यादा स्लोप ले लेगा और ये रिटर्न बैक आ जाएगा यहां तक। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अगर ये ओ यहां पर है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन स्टार्ट करा है, तो ये पॉइंट मान लीजिए ई पॉइंट है, ये वहीं आ चुका है जहां से स्टार्ट करा था। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है मानने में, भाई ये पॉइंट तो दूर है यहां से, तो ये एक ही पॉइंट कैसे है? एक्चुअली में टाइम का डिस्टेंस है, केवल कितने टाइम में चल के वापस वहां पहुंचा, तो टाइम ही तो बढ़ा यहां पर। मान लीजिए 20 मिनट में यहां पहुंचा, 40 मिनट में यहां पहुंचा, 60 मिनट में यहां पहुंचा, और उसके बाद में 2 घंटे में यहां पहुंचा, तो 2 घंटा चला है वो, तो 2 घंटे बाद वही है जहां से चला था। अपनी वेलोसिटी चेंज करता गया है, अपनी वेलोसिटी चेंज करता गया है, और लौट के वो वहीं अपने घर पर वापस आ गया है।
टाइम इतना निकल गया उसका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, वही मैं कहना चाह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो नहीं बेटा, हाँ वेलोसिटी जीरो, अगर हाँ टोटल वेलोसिटी बात करें जीरो हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल बिल्कुल वो जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी वैल्यू जीरो। तो यहां पर अगर हम सेक्शन से बात करें, ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, तो यहां पर आपको वेलोसिटीज मिल रही हैं, है ना। यहां पर ई पॉइंट बात करेंगे तो ओ और एक ई के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो रिमार्क 4 में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो उसका ग्राफ इस तरह से चेंज होता दिखाई देगा। अब इसमें मैं एक एडवांसमेंट करने वाला हूं, इसमें जो है व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। अच्छा, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं कह रहा हूं कि अभी तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, वो कंसिस्टेंटली चेंज कर रहा है, ये पॉइंट पास पास आते जा रहे हैं, ओ और ए पास आ गए, ए और बी पास आ गए, बी और सी पास आ गए, सी और डी पास आ गए, बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। तो मेरा जो ग्राफ है वो दो तरह से बन सकता है। एक तो वो ग्राफ बन सकता है ऐसे, राइजिंग ग्राफ, या फिर एक वो ग्राफ बन सकता है ऐसे तरह से। तो यहां पर जो राइजिंग ग्राफ है ये आपको दे रहा है, जैसे वेलोसिटी दे रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है वेलोसिटी को। तो ये है हमारा केस नंबर 5, रिमार्क नंबर 5। मार्क नंबर 5, तो यहां पर जो वेलोसिटी है कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो उसमें वेलोसिटी निकालें कैसे। हमारे पास देखो ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कोई भी दो इंस्टेंट लीजिए, T1 और T2। अब ये जो पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, ये इस लाइन को आप मिलाओ, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देंगे। मान लीजिए वो लाइन आ रही है, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन आ रही है, ये मान लीजिए लाइन आई, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और यहां पर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट S1 और ये S2 है, तो लाइन का जो स्लोप है tan थीटा कह लीजिए, स्लोप कह लीजिए, यहां पर जो आपके पास वेलोसिटी है दैट विल अगेन बी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को आप डेल्टा S अपॉन डेल्टा T कह देंगे। और अगर लिमिट डेल्टा T इज टेंडिंग टू जीरो, देन लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो, लिमिट का मतलब यह है कि देखो डेल्टा T जीरो तो नहीं कर रहे, लेकिन उसे हम ज्यादा बड़ा भी नहीं होने देंगे, जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा। और जीरो जस्ट बड़ा जब मैं कहूंगा आपसे तो आप कोई नंबर नहीं बताओगे। आपने कहा 1/10,000, बेशक बहुत छोटा है, मैं कहूँ लेकिन 1/10 लाख तो और भी छोटा है। आपने कहा 1/10 मिलियन, मैं कहूँ 1/100 मिलियन तो और छोटा है। तो ऐसे में आप नंबर का नाम नहीं लोगे, आप कहोगे टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा कि हम उसे बता नहीं सकते, लेकिन वो है टेंडिंग टू जीरो और है पॉजिटिव, है पॉजिटिव। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो में डेल्टा टी रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होने वाला, लेकिन बहुत छोटा। तो ऐसे में जो वेलोसिटी v है वो बनेगी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, इसी को हम ds अपॉन dt कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है। तो v जो है हमारा ds अपॉन dt के रूप में जाना जाता है, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक्चुअली वेलोसिटी की ही बात करते हैं, स्पीड आप कह लीजिए, स्पीड आप कह लीजिए, लेकिन वेलोसिटी के लिए ज्यादा बात होती है। आप वेलोसिटी को दिमाग में रखो। स्पीड में वेलोसिटी में क्या अंतर है? केवल डायरेक्शन ही तो नहीं है स्पीड के पास, बाकी सब सेम है। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, सही है, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही हमारा इसमें एक सेक्शन खत्म हुआ है। कल मैं इसमें आपको टाइम वेलोसिटी का ग्राफ और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज इसको कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास हम करते हैं जल्दी ही, कल या आज भी कर सकते हैं। कल कल कर लेते कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। यहां पर हर बार स्लोप अलग। रिमार्क नंबर 4 में जब आप कह रहे हैं तो हर जगह स्लोप ही अलग अलग है। ए और बी के बीच में अलग स्लोप, ओ और ए के बीच में अलग स्लोप, और जो हम यहां बना रहे हैं इस वाले में, इसमें तो हर पॉइंट पर अलग स्लोप आएगा, हर पॉइंट पर स्लोप आएगा। और आपका जो कंफ्यूजन है मैं दूर कर देता हूं। यहां पर जो पॉइंट्स हैं मेरे दोनों, ये मान लीजिए इनको हम पी और क्यू कह देते हैं। ये पॉइंट्स पी और क्यू बहुत बहुत नजदीक आ जाते हैं जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है। तो ऐसे में ये जो मैंने अलग से स्लोप बनाया है और ये जो आर्क है, इनमें कोई अंतर नहीं रहता, सेम हो जाती हैं। अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम कहेंगे तो जो उसकी आर्क है और जो ये लाइन है ये सेम होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे ख्याल कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है आपका, कि यहां पर जो लाइन है ये अलग नहीं रह जाती जब छोटा हम लेते हैं। ये समझाने के लिए बड़ा करना ही पड़ेगा। ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं आएगा जो हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं। डेल्टा टी मैंने बताया आपके विचारों से बहुत छोटा है। कितना भी आप कल्पना कर लीजिए, कितना भी छोटे छोटा इमेजिन कर लीजिए, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 उससे भी छोटी एक फिगर है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो कल हम इसमें ग्राफ करते हैं। कल कोशिश मैं ये करूंगा कि आपका जितना भी इसमें कंसेप्चुअल वर्क है सारा खत्म हो जाए और जिससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आ जाएं।